मुझसे आग्रह किया कि आप हमारे साथ मिलकर काम करो, तो मुझे भी लगा कि बहन जी के साथ मिलकर काम करने से उत्तराखंड में मैं कुछ कर सकता हूँ। और मैं इसको अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मैं भले ही मैंने पार्टियां बदली हूँ, लेकिन मैंने उत्तराखंड की जनता को दिया। मैं मायावती जी के साथ 1 साल रहा हूँ, लेकिन उस 1 साल में मैंने उत्तराखंड में 3 जनपदों का निर्माण कराया, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चंपावत जिले का निर्माण कराया। आज तक हम जो जिले मैंने बनाए हैं उसमें मायावती जी के साथ रहकर, उसके अलावा कोई दूसरा जिला नहीं बन पाया। मैंने 7 तहसीलों का उसमें निर्माण कराया। ऋषिकेश, विकास, मायावती ने आपको खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का चेयरमैन भी बनाया। हाँ बिल्कुल, उन्होंने चेयरमैन बनाया था, कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया था। मैं उत्तर प्रदेश बहुजन समाज पार्टी का महामंत्री था, उत्तराखंड का अध्यक्ष था, और मेरी पत्नी को उन्होंने महिला आयोग में सदस्य राज्य मंत्री का दर्जा दिया था। तो निश्चित रूप से मैंने उस समय बहन जी के साथ रहकर उत्तराखंड में काफी काम किया, जो कि आज भी दिखाई देता है। फिर बहन जी से मतभेद, मनभेद क्यों? देखिए, कोई मतभेद नहीं हुए हैं। अकेला मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जिसको बहुजन समाज पार्टी ने निकाला नहीं है, मायावती जी ने निकाला नहीं है, जिसने खुद छोड़ा है। कारण ये था कि बहन जी मुझे बैकडोर से राज्यसभा ले जाना चाहती थी, लेकिन मुझे लगा कि पहाड़ में जिस तरह जातीय और सामाजिक समीकरण है कि अनुसूचित जाति की पॉपुलेशन बहुत अधिक नहीं है, तो मुझे लगा कि क्योंकि राजनीति मुझे उत्तराखंड में करनी है, और विकास के और तमाम मुद्दों को लेकर भले ही मैं बहुजन समाज पार्टी में चला गया, लेकिन मुझे लगा कि मैं कभी भी जनता की राजनीति नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वहाँ सामाजिक समीकरण नहीं था। बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में 85% लोग अपर कास्ट के लोग थे, और बैकडोर पॉलिटिक्स मुझे पसंद नहीं थी कि मैं बैकडोर से MLC बन जाऊं या राज्यसभा चले जाऊं। मैं चाहता हूं कि नहीं, मैं चुनकर चाहे संसद में जाऊं या चुनकर विधानसभा में जाऊं। जनता के बीच से सदन में आना चाहता हूं, पिछले दरवाजे का सदन मंजूर नहीं, जो कि उत्तराखंड में संभव नहीं था सीधे जनता से चुनकर जाना बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर। इसलिए मैंने फिर बहुजन समाज पार्टी से अलविदा कह दी। फिर आप कांग्रेस में आ गए? हाँ, मैं तब से लगातार कांग्रेस में हूँ। मैं सोचता हूँ कि 97 में मैं कांग्रेस में आया हूँ, और लगातार तब से लगभग 15 साल होने जा रहे हैं लगातार मैं कांग्रेस में एक कार्यकर्ता के रूप में या ICC के मेंबर के रूप में। जब सलमान खुर्शीद जी उत्तर प्रदेश के पहली बार अध्यक्ष बने थे, तो उनकी जो कोर कमेटी बनी थी उसमें भी मैं मेंबर था, और लगातार उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में कांग्रेस के लिए लगातार तब से काम कर रहा हूँ। रावत जी, लोग ये भी कहते हैं कई बार कि हरक सिंह जी कांग्रेस के भीतर जो गुटों का संतुलन है उसके भी बड़े कुशल खिलाड़ी हैं। वो अलग अलग गुट से अलग अलग समय पर तालमेल स्थापित करते हैं। ये बात सही है कि मैंने कभी किसी को ना अपना कभी कोई गुट बनाया, और ना मैं किसी गुट में सम्मिलित हुआ। मैं किसी का लेकिन लोग मानते हैं कि एक गुट हरक सिंह रावत का भी है उत्तराखंड कांग्रेस में। जनता के दृष्टिकोण से कह सकते हैं आप जी कि उत्तराखंड का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां व्यक्तिगत रूप से मेरे समर्थकों की फौज न हो। वही मैं बता रहा हूँ, लोग कहते हैं जिनकी राजनीति। देखिए, मैं बहुत साफ कहना चाहता हूँ कि ये मेरा सौभाग्य है कि जो एक बार मुझसे जुड़ गया, मैं चाहे कहीं चले जाऊं, वो हमेशा मुझसे जुड़ा रहता है, और उसकी राजनीति मुझसे शुरू होती है, मुझ पे खत्म हो जाती है। तभी लोग कहते हैं कि हरीश रावत का एक गुट प्रदेश में, सतपाल महाराज का एक गुट और हरक सिंह रावत का एक गुट। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं देखिए, मैं परिस्थितियों में बहुत व्यावहारिक व्यक्ति हूँ। लेकिन तब कांग्रेस कहाँ है? देखिए, मैं हमेशा सोनिया गांधी, राहुल गांधी की मैंने राजनीति की। जिस दिन से मैं जुड़ गया, उस दिन से मैं माननीय सोनिया गांधी से भी मैंने कई बार कहा कि जोशीमठ में आप तो नहीं देख रहे कि मेरे जिंदाबाद के नारे, मैंने खुद मंचों से लीडर ऑपोजिशन रहते हुए सोनिया गांधी जिंदाबाद के नारे लगा रहा हूँ, कि मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मैं पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ और अपनी नेता सोनिया गांधी जी के लिए काम कर रहा हूँ। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि मैंने कभी किसी के पिछलग्गू बनकर काम नहीं किया। मैं माननीय हरीश रावत जी के मैं बहुत सम्मान करता हूँ। वो प्रदेश के हमारे 7 सालों अध्यक्ष रहे, उनके नेतृत्व में हमने काम किया। माननीय विजय बहुना जी भी बड़े भाई के रूप में मैंने हमेशा उनका सम्मान किया। लेकिन मैं किसी व्यक्तिगत रूप से किसी के साथ कभी एक सीमा से अधिक खड़ा नहीं रहा हूँ। अगर उसकी कोई बात सही है तो मैंने जो भी नेता कार्यकर्ता जब सही होता है तो मैं उसके साथ खड़ा होता हूँ। लेकिन अगर मुझे उसकी बात पसंद नहीं है
तो मैं पिछलों के रूप में कभी किसी का काम नहीं किया मैंने। आपका यही तेवर आपकी ताकत भी है और आपकी कमजोरी भी है। जी नहीं, बिल्कुल, ये उससे फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। कई बार नुकसान भी हुआ, बहुत बार नुकसान हुआ, क्योंकि जब मैं नरेंद्र तिवारी जी की सरकार में मंत्री था तो मेरी योग्यता और मेरी जो लोकप्रियता को देखकर हमारे कुछ लोगों ने मिलकर भाजपा के कुछ साथियों के साथ मिलकर मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया और मुझे एक ऐसी लड़की के आरोप में फंसाया गया जिसकी शकल मैंने मंत्री मतलब जिसको आरोप लगने से पहले मैं उसी बात पर आ रहा था हरक सिंह जी। उस वक्त आपने कहा था कि इसके पीछे कुछ अधिकारी और कुछ कांग्रेस के नेताओं का षड्यंत्र में हाथ है। बिल्कुल था। कांग्रेस के कौन से चेहरे थे जिनका हाथ लोग था? थे, देखिए मैं आज खुलासा नहीं करना चाहता हूं क्योंकि उससे फिर एक राजनीति में बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी, लेकिन पूरा उत्तराखंड के लोग जानते हैं। नहीं, लेकिन मुझे लगता है इस बड़े मंच पर उसका खुलासा होना चाहिए। देखिए मैं सोचता हूँ कि कुछ लोगों को बड़ी दिक्कत है। एक दिन पंडित नारायण तिवारी जी और मैं नरेंद्र तिवारी जी से नाराजी सिर्फ इस बात को लेकर थी कि वो मुख्यमंत्री थे। मैं जानता हूँ कि सीधे सीधे षड्यंत्र में उनका कोई हाथ नहीं था जी, उनके इर्द गिर्द के जो लोग थे उनका, हाँ बिल्कुल, लेकिन वो धृतराष्ट्र की जैसी भूमिका में आ गए, उनको गलत गुमराह कर दिया गया जी कि नहीं हरक सिंह जी का इन्वॉल्वमेंट है और कहाँ तक हरक सिंह रावत को आप बचाएंगे। और तिवारी जी को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इसकी आंच मुझ तक पहुंच जाए। लेकिन जब सीबीआई से आपको क्लीन चिट मिली उस मामले में, तब आपको फिर नाम बताना चाहिए था। नहीं, सीबीआई ने उल्लेख किया है जी, सीबीआई की रिपोर्ट में भी उन नामों का उल्लेख है और सीबीआई ने इस बात को कहा भी है कि अपनी रिपोर्ट में कि इसका भी जांच होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि प्रदेश सरकार ने उस जांच को आगे नहीं बढ़ाया। अभी भी आप बताना नहीं चाहेंगे, उन नामों का खुलासा नहीं करना चाहिए? उनमें बहुत सारे लोग अब, क्योंकि एक गहरा जख्म मेरे दिल में था जी, और मैंने मतलब मैं सोचता हूँ जिंदगी में सबसे अधिक खून के आंसू हुए थे कि जो गलती मैंने की ही नहीं थी उसकी सजा मुझे मिली। और पूरा मैं सोचता हूँ मेरा परिवार भी 1 साल तक हम उस स्थिति से गुजरे हैं। डीएनए आप कल्पना कर सकते हैं कि डीएनए टेस्ट जैसे उस टेस्ट हुआ, सीबीआई की जांच हुई और पूरा 1 साल बहुत मुसीबत से गुजरे हैं। हरक सिंह जी, अभी भी आप भावुक हो रहे हैं, आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं उस घटना को याद नहीं, इसलिए कि जब मैं उस दौर पे जाता हूँ, मैं अच्छा खासा काम कर रहा था और अचानक एक दिन अचानक ऐसा होता है कि मुझ पे आरोप लगता है। और मैं कल भी मैं एक कार्यक्रम में था होम्योपैथिक डॉक्टर के, तो एक डॉक्टर जेपी शर्मा ने मुझसे कहा कि मैं आपका समर्थक और शुभचिंतक उस दिन से हूँ जिस दिन आपने विधानसभा के अंदर कहा कि नहीं मैं सीबीआई की जांच के लिए तैयार हूं, मैं डीएनए टेस्ट के लिए तैयार हूं। नहीं तो इस हिंदुस्तान की राजनीति में ऐसे उदाहरण बहुत कम मिलेंगे कि कोई व्यक्ति खुद अपने आप को सीबीआई की जांच के हवाले करे। वरना लोग खून देने से बचते हैं। हाँ, डीएनए टेस्ट करने के लिए खुद मांग करें, बचते हैं। और मैंने खुद मांग करी, इसलिए मांग करी कि अगर मैंने उस लड़की को देखा ही नहीं, अगर मेरे संबंध होते तो हो सकता है मेरे मन में कहीं बच्चा होता या नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में चोर होता कि हो सकता है मेरा ना हो, तो मैं डीएनए टेस्ट के लिए उस विवाद से आपको पॉलिटिकली बहुत नुकसान उठाना पड़ा। बहुत, मैं सोचता हूँ कि मैं एकदम, लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी। लोग तो सोचते थे कि हरक सिंह राजनीति अब खत्म हो गई है, इसका हरक सिंह रावत का चैप्टर क्लोज हो गया। हरक सिंह जी, 2 विवाद और जुड़े। एक, आप गोल्ड मेडलिस्ट थे जी, यूनिवर्सिटी टॉप करके आए थे जी, लेक्चरर हो गए वहां यूनिवर्सिटी में, गढ़वाला यूनिवर्सिटी में जी जी। और उसके बाद आप अचानक राजनीति में आते हैं, विधायक चुन लिए जाते हैं, मंत्री हो जाते हैं उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार में। लेकिन उसके बाद आप कई दफा विधायक हुए, मंत्री के दर्जे वाले पदों पर रहे, लेकिन आप साथ साथ यूनिवर्सिटी में भी प्रवक्ता बने रहे। देखिए वो जो विश्वविद्यालय का एक्ट है, लोगों को गलतफहमी, यही तो गलतफहमी होती है। लोग कहते हैं कि आप एक समय पर 2 लाभ के पदों पर रहे। नहीं, देखिए मैं आपको बहुत साफ कहूँ जी, जो विश्वविद्यालय से जुड़े लोग हैं वो इस बात को समझते हैं जी कि विश्वविद्यालय का जो 1973 का एक्ट है उसमें 1610 और 1611 में बहुत साफ उल्लेख है कि केवल आप सरकारी पद पे हों, जब आप मंत्री हों, केवल उस समय जब सरकार के आप अंग हों जी, उस समय आप 2 जगह से वेतन नहीं ले सकते। लेकिन आप अगर जब आप मंत्री रहे तो आपने वेतन नहीं लिया? नहीं, बिल्कुल नहीं लिया। आपका इस्तीफा अभी भी मंजूर नहीं हुआ? नहीं, अब तो मैं इस्तीफा, क्योंकि अब हमारी यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई है, अब मैंने वॉलंटरी पेंशन ले ली है। अच्छा, अभी पेंशन मिलनी शुरू नहीं हुई है, लेकिन मैं इस चुनाव से पहले
क्योंकि हमारा विश्वविद्यालय सेंट्रल विश्वविद्यालय हो गया और हमारे विश्वविद्यालय के एक्ट में अब ये व्यवस्था है कि हम प्रोफेसर रहते हुए चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इसलिए मैंने रिजाइन बहुत पहले मैंने कर दिया था, लेकिन मेरा रिजिग्नेशन अभी 2007 से स्वीकृत हो गया है। ये गलतफहमी लोगों को रहती है कि दो वेतन नहीं ले सकते विधायक के रूप में, क्योंकि विधायक कोई लाभ का पद नहीं, विधायक कोई लाभ का पद नहीं है जी। और विश्वविद्यालय रावत जी एक और विवाद जुड़ा जी, जब आप राजस्व मंत्री हुए जी, तो एक जमीन का विवाद भी जुड़ा। देखिए मैं बहुत साफ कहूं जी, वो जमीन मैंने खरीदी है और अभी उस पे माननीय निशंक जी की सरकार ने जिस तरह मेरे खिलाफ एक षड्यंत्र रचा जी, अभी जो सीजीएम मुकदमा दर्ज हुआ था सहसपुर थाने में, अभी उसमें एफआईआर फाइनल रिपोर्ट लग गई है और फाइनल रिपोर्ट में बहुत साफ उल्लेख है कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया गया था। मैं यही तो कहना चाहता हूं कि जब जब मेरे दुश्मन मुझको बार बार आप षड्यंत्रों का शिकार कैसे हो जाते हैं? इसलिए हो जाते हैं कि मैंने कहा ना कि किसी का पिछला को नहीं हो सकता हूं। मेरे काम करने का अपना तरीका है, लोग मेरे डायनेमिकपन से कभी कभी मेरी लोकप्रियता से इतने परेशान हो जाते हैं, मैं दबाव में काम नहीं करता हूं। अगर मैं निशंक जी के खिलाफ हाइड्रो प्रोजेक्ट मुद्दे पे या ऋषिकेश के भूमि घोटाले पे धरने प्रदर्शन नहीं करता, सदन के अंदर नहीं करता, रैलियां नहीं करता, तो शायद वो जमीन विवाद सामने नहीं आता, कोई नहीं आता जी। मैं आज आपसे कहना चाह रहा हूं, मैंने तो चुनौती देकर कहना चाहता हूं, अगर मैंने गलत किया था, मैंने तो विधानसभा के अंदर का सदन के अंदर भाषण लीडर ऑपोजिशन के रूप में कि निशंक जी कि अगर हरक सिंह राव ने 1 इंच जमीन भी अगर गलत तरीके से खरीदी हो या कब्जा की हो तो मैं हर सजा को भुगतने के लिए तैयार हूं। हरक सिंह जी मैं आपको रोकना चाहूंगा, समय है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हरक सिंह जी से इस सवाल का जवाब देंगे कि बहुगुणा सरकार में वो इस वक्त संतुष्ट हैं या असंतुष्ट। इन नैनों में कजरा न भाए आज बहुत हुई है ये आंख मिचोली, बहुत हुई है ये आंख मिचोली। आज खेलूंगी मैं रस की होली, खेलूंगी मैं रस की होली, रस की होली, रस की होली, रस की होली, रस की It's Mita, it's magic, it's Mita, it's magic, it's Mita, it's magic, oh yeah, it's Mita. Mita Magic from Pass Pass. It's Mita, it's magic. ये कहानी है एक अजीबोगरीब फैमिली की जिसके फादर थे बड़े ही डैडी, इसलिए उनकी वाइफ रूपाली रहती बड़ी सैडली। फिर एक दिन उनकी जिंदगी में आया नया रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। इंटरेस्टिंगली उनकी वाइफ रूपाली टोटली 3 बच्चों को दुनिया में लाके थक ली। फर्स्ट बेबी नेम ली पर बच्चों का नाम रख ली उंगली। सेकंड बेबी नेम लिया कुंडली और लवली। थर्ड बेबी नेम ली बुकली। मदरली को आया गुस्सा और वो वहां से कट ली। मैडम कट ली। आगे जाके तीनों ब्रदर ली खानदान का नाम रोशन करते रहे। कैसे? बस पूरा दिन लेते रहे चिंगल्स, रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? खाने में क्या है? करेला। मीठे में क्या है? खाने के बाद मीठे में कुछ मीठा हो जाए।
It's magic. Meeta Magic from Fast Pass.